हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक आज का है उसका नाम है सेट। और सेट हमारा जो दिया हुआ है, ये हम किस तरीके से सेट को डिफ़ाइन करते हैं वो सारी चीज़ें हम आज बात करने वाले हैं। और सेट के बारे में अगर आपने इससे पहले कभी पढ़ा भी नहीं है तो आपको आज सेट के बारे में सब कुछ नॉलेज हो जानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए सेट के बारे में कि सेट होता है क्या। तो अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली बहुत सारी चीज़ों में आपके ही घर में ही काफ़ी लोग ये कहते होंगे कि इस चीज़ को सेट से रख दो, या बुक्स हैं तो बुक्स को सेट से रखना चाहिए अलमारियों में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ हम सेट से रखते हैं। तो सेट का मतलब क्या हो गया? सेट का मतलब हो गया कि एक अच्छे से अरेंज करके चीज़ों को रखना, है कि नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, उसे ही हम सेट बोलते हैं कि सेट से रख दो, है ना। या फिर हम फंक्शन में जाते हैं, फंक्शंस होते हैं घर में, तो वहाँ पर जब चेयर ऐसी फैली रहती हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो चेयर्स रखी हुई हैं इन चेयर्स को अच्छे से एक सेट पर रख दो ताकि कहीं किसी के लगे नहीं। ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो वही अब यहाँ पर भी सेट आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो मैथ है तो उसमें हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारी रियल लाइफ में भी यूज होती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज मैं क्या करूँगा, ये जो सेट है इसको मैं अपनी रियल लाइफ में भी क्या करेंगे, हम लोग इसको अटैच करके रखेंगे और तभी जाके समझ में आएगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर हमें पढ़ना है तो उसको हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है, तभी जाके तो समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आपको मैं कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ लेकिन यार वो चीज़ें आपको ये ज़रूर पता है कि एग्ज़ाम में आना है ना, तो आप क्या करोगे, उसको रट लोगे। अगर समझ में नहीं आई तो चीज़ें रट लोगे। लेकिन अगर मैं वही अपनी रियल लाइफ, जो अपनी लाइफ में यूज होती हैं, उनसे कनेक्ट कर लूँ तो वही सारी चीज़ें हमें एक गेम के तरीके लगने लगेंगी कि नहीं लगेंगी। और ये गेम के तरीके ही पूरी मैथ जो होती है वो सारी गेम ही की तरीके से होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि ये जो सेट है, ठीक है, मैथ के भाषा में क्या कहते हैं, जो मैथ की लैंग्वेज में सेट को क्या कहा जाता है, हिंदी में तो इसको समुच्चय कहते हैं। तो मैथ की भाषा में ये कहें कि अच्छा ये बताएंगे आप, अगर आप बता लोगे, ठीक है, जैसे ऐसे मैं ब्रैकेट में थोड़ी देर के लिए ये रख दूं कि ABCD और ये E है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ तो ये तो मैंने बचपन में ही पढ़े थे। जो ABCD थी वो भी कौन सी, स्मॉल लेटर की थी, है कि थी नहीं। तो ये क्या हो गया कि मैं अगर आपसे कह दूं कि देखो ABCD रखी हुई हैं, अल्फ़ाबेट्स रखे हुए हैं, इसको मतलब कि आप एक अच्छे ढंग से रख दो इसको, ठीक है। तो आपने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है अगर उसका कलेक्शन मेरे पास रखा हुआ है, कलेक्शन मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मिक्स रखी हुई हैं और उसको मुझे एक अच्छे ढंग से सेट से रखना है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैंने रखा हुआ है ये मेरे अल्फ़ाबेट्स हैं, है कि नहीं। और अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर्स रख दूँ, और ये मैंने इसलिए किया है कि आगे और भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये नंबरों का कलेक्शन है। ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट का कलेक्शन है कि नहीं है। ये सभी चीज़ें कलेक्शन है। अभी मैं सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से उसको रखना, कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि कलेक्शन के बारे में तो समझ गए हम, लेकिन अगर मेरे पास कलेक्शन ऐसे है कि ABC और 1 2 3 ऐसे है और ये तरीके से, तो ये तो कलेक्शन तो है, लेकिन मेरे पास ये कलेक्शन किन चीज़ों का है, ये मेरे पास इसका और इसका एक साथ मैंने रख दिया,
तो ये मेरा कलेक्शन हुआ कि मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठा रखी हुई हैं। और अगर मेरे पास ये जो कलेक्शन, इसी को मैं अगर सेट से रखूं तो सेट से ये रख सकता हूं कि जो A है तो ABC मैंने अलग रख दिया, ठीक है, और फिर मैंने 1 2 3 ये 1 2 3 ये मैंने अलग से रख दिया। तो ये क्या कर दिया, ये मैंने सेट से रख दिया और ये तो मेरे पास कलेक्शन पहले से ही है। कहते नहीं है कि जैसे कपड़ों का कलेक्शन है, कलेक्शन हाउस आपने देखे होंगे, तो वहाँ पर सिर्फ क्या मिलते हैं, कपड़े ही मिलते हैं, कपड़ों का कलेक्शन है। अगर आप देखोगे जहाँ पर बर्तन मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ बर्तनों का कलेक्शन होता है ना। तो हम जहाँ वहीं जाते हैं जहाँ पर जो चीज़ें का कलेक्शन होता है। अब ये बताइए, अगर मेडिकल स्टोर है, अब मेडिकल स्टोर में अगर आपको मेडिकल स्टोर में आपको अगर मान लो कपड़ों का कलेक्शन होने लगे, मतलब कि वहाँ पर कपड़े मिलने लगे और दवाइयाँ भी मिल रही हैं, तो वो क्या होगा, वो कलेक्शन तो है अपने पास लेकिन वो सेट से नहीं है। क्यों सेट से नहीं है? क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि अगर आप मेडिकल जा रहे हो तो एक देखोगे तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा कि मेडिकल भी है और वहीं कपड़े भी मिलते हैं, वहीं दवाइयाँ भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कलेक्शन भी होना चाहिए, तो एक वेल डिफाइन होना चाहिए। अब वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइन का मतलब होता है कि हमें पता होना चाहिए कि मेडिकल स्टोर में तो सिर्फ मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ ही मिलती हैं, है कि नहीं है। अब देखो कैसे, अभी देखिए सिर्फ आप सुनिए, क्योंकि देखिए ये जो सेट है ना, ये सेट को जितना आप सुनोगे उतना ही समझ में आएगा। अगर आप लिखने बैठोगे और मैं आपको अगर सीधे डेफिनेशन लिखवा दूं और सिर्फ बता दूं तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि मैं यहाँ ये बात कर रहा था कि मेडिकल स्टोर जाएंगे तो सिर्फ हमें दवाइयाँ मिलेंगी, अगर मैं कपड़ों के यहाँ जाऊँगा तो सिर्फ मुझे कपड़े मिलेंगे, अगर मैं सब्जी वाले के यहाँ जाऊँगा तो सिर्फ मुझे सब्जी मिलेगी, है कि नहीं। तो उनका क्या होता है, एक अलग से कलेक्शन होता है, और कलेक्शन जो होता है वो एक वेल डिफाइन होता है कि सब्जी वाले के यहाँ सिर्फ सब्जी मिलेगी, बर्तन वाले के यहाँ सिर्फ बर्तन मिलेंगे, कपड़ों वाले के यहाँ सिर्फ कपड़े मिलेंगे, ये चीज़ें होती हैं। अब अगर आप सपोज़ करो कभी एक काम करना, आप मेडिकल वाले के यहाँ जाना और उससे ये कह देना कि भैया मुझे जो है 1 किलो दाल दे दो, 1 किलो दाल दे दो, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भैया यहाँ पे दाल नहीं मिलती है, यहाँ पे सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं, है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल स्टोर में सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं। अब अगर दाल लेने जाओगे तो वो आपको क्या कहेगा, बक के चला देगा, हड़का देगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि कलेक्शन जो होना चाहिए वो एक वेल डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए कलेक्शन के बारे में तो आपको समझ में आ गया, अब यहाँ पर सेट के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कलेक्शन तो है, जैसे मेरे पास दवाइयों का कलेक्शन तो है, लेकिन वो एक सेट से भी होनी चाहिए कि मान लीजिए जो बुखार की दवाइयाँ हैं, जो फीवर की दवाइयाँ हैं, उसका एक अलग सेट होना चाहिए। ये नहीं कि फीवर की दवाइयाँ यहाँ रखी हैं और यहीं और भी दवाइयाँ रखी हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न होगी ढूंढने में, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि मान लीजिए कि आप जो है घर में क्या होता है कि एक जैसे जहाँ पर कपड़े रखे होते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे आप कपड़े भी रख रहे हो, बुक्स भी रख रहे हो, सब कुछ रख रहे हो, तो वो एक सेट नहीं हुआ। सेट का मतलब हो गया कि सिर्फ इस वाली जगह पर बुक्स होनी चाहिए, इस वाली जगह पर कपड़े होने चाहिए, इस वाली जगह में ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ वहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बुक वहाँ दूसरी अलमारी में रखी, एक बुक वहाँ दूसरी अलमारी, तो वो सेट नहीं होगा। तो सेट का मतलब हो गया कि अच्छे ढंग से किसी चीज़ को रखना, जिस चीज़ का मेरे पास कलेक्शन हो। कोई भी मेरे पास वस्तु हो, अगर उसका एक तरीके से नहीं रखा है तो वो सेट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझ गए। अब मैं देखिए इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, डेफिनेशन से आपको और अच्छे समझ में आएगा कि एक कलेक्शन। अब देखिए कलेक्शन के बारे में तो समझ गए ना आप। एक कलेक्शन, मेरे पास अगर एक कलेक्शन है और वो वेल डिफाइंड है, एक कलेक्शन वेल डिफाइंड, एक कलेक्शन वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ है जिसके बारे में बोलूँगा तो वो डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन वेल डिफाइंड, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। देखिए समझिए, अब डेफिनेशन से मैंने तो ये देखिए अपनी रियल लाइफ से अटैच किया कि ऐसा होता है, लेकिन अब अगर मैथमेटिकल भाषा में समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि एक मेरे पास अगर कोई भी चीज़ का कलेक्शन है और वो वेल डिफाइन होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि अगर एक वॉवेल है, मान लो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वॉवेल हैं वो मुझे पता है, वेल डिफाइन, पहले से ही मालूम है कि जो भी वॉवेल्स होंगे वो 5 होंगे, ठीक है। अगर ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो वेल डिफाइन हो गया। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अलग, और वो जो है जैसे वॉवेल है, अब ए ई आई ओ यू हैं तो सब अलग, लेकिन वो पूरे सभी को क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। इसलिए मैंने क्या कह दिया कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ और समझो कि ये सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं the sets is denoted by कैपिटल S, ठीक है। हम जो सेट होता है उसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, और हिंदी में भी देखिए समझ गया, ठीक है। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, दोनों चीज़ बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। तो यहाँ पर सेट तो हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो वेल डिफाइन है उसके बारे में समझ गए कि हमें वो पता होना चाहिए, वो हमारे लिए नहीं सभी के लिए पता होना चाहिए कि जो वॉवेल्स होते हैं वो सबको पता है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है, सेट के बारे में। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा कि द सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख देता कि द सेट ऑफ वॉवेल्स, सिर्फ वॉवेल्स लिख देता, तो वॉवेल्स तो आपको हिंदी में भी होते हैं, है ना, जो आ ई पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वो भी हमारे वॉवेल्स होते हैं, है ना, और इंग्लिश में भी होते हैं। इसलिए देखिए वेल डिफाइन है बिल्कुल, कि आपको कहीं से भी एक भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैंने जो लिखा है द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप तुरंत बता दोगे कि वॉवेल्स कौन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का सेट, ठीक है। क्या होगा, वो हमारे होंगे। अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको कैसे लिखनी है, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, कि जहाँ से आपको पता भी नहीं होगा वहाँ से, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लिख लूँ कि अगर मेरे पास एक सेट है, एक मेरे पास कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है मेरे पास, एक वॉवेल्स का कलेक्शन का, वॉवेल्स का कलेक्शन है। अगर मेरे पास कलेक्शन है किस चीज़ का, अगर द सेट ऑफ 5 ऑड नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया कि मेरे पास 5 विषम संख्याओं का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। तो विषम संख्याएं 5 कौन कौन सी हो सकती हैं, 1 2 3, वो 1 3 5 होती हैं कि नहीं होती हैं, तो ये है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसके बाद, है ना, इसके बाद अब हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो मेरा सेट होता है तो उसको, अब आपने इससे पहले रियल नंबर पढ़े होंगे, रियल नंबर में इंटीजर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं,
है कि नहीं है। इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ सम, ठीक है, नोटेशन, सम नोटेशन ऑफ सम नोटेशन फॉर, ठीक है, सेट। अगर मान लीजिए कि कुछ नोटेशंस आपको दिमाग में रखना है, नोट भी करते जाना है कि ये जो नोटेशन होंगे ये अगर आपके एग्जाम में दिख गए तो आपको समझ जाना है कि ये नोटेशन किस चीज़ का है। अगर मेरे पास यहाँ पर Z लिखा है, क्या लिखा है, Z लिखा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, ठीक है, द सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर्स, ठीक है, ये हो गया। फिर अगर मैं इसी चीज को Z प्लस ऐसे लिख दूं तो आपको मालूम है कि इसको लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल। अब प्लस है तो मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर मेरे पास यहाँ पर कैपिटल N आ गया, ठीक है, क्या आ गया, कैपिटल N आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं और लिखूंगा अभी, है ना। इसको देखिए आप, मैं बता रहा हूँ, आप बस मेरे एक बात मान लीजिएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बढ़िया एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखिए, आराम से ईयरफोन लगाइए और बढ़िया आराम से पढ़िए, ठीक है। और जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, जिससे मुझे भी पता चलता जाएगा कि क्या डाउट है, क्या बच्चों का डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहाँ मैं मतलब कि कहाँ कोई चीज़ मिस हो रही है जो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलती जाएंगी, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिए, बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या आपको समझ में कम आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप बताते जाइए मुझे। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ Q, तो Q को क्या लिख सकता हूँ, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखते हैं, मैं थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचती, ठीक है। अब देखिए इसके बाद Q के बाद अगर मैं Q प्लस लिख दूं तो कंडीशन दे दिया कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर्स को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में लिखते हैं वो, लेकिन क्या सब पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ Q प्लस कह दिया, और अगर Q कह दिया है तो वो पॉजिटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी, दोनों भी होने चाहिए, कोई भी चल जाएगा। इसके बाद Q के बाद अब यहाँ पर हम R लिखते हैं, ठीक है, R, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए इसके आगे, अब हम देखिए कोई भी चीज़ हो उसके हमें डिस्क्रिप्शन जरूर पता होना चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए कि इसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से इसके और भी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक हेडिंग आपको डालनी है, ठीक है,
हेडिंग है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट। ठीक है, मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो सेट है वो कितने तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्राइब मतलब कि उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये जो सेट है तो दो तरीके से दिखेगा हमारा। ठीक है, कितने तरीके से? दो। तो मैं कह सकता हूँ कि द फॉर्म ऑफ सेट्स आर टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स। कैसा? एक होता है मेरा रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। पहला लिख लीजिएगा आप, रोस्टर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म होता है और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म होता है एक, और इसे कह सकते हैं और टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप ये लिख लेंगे। अब इसके बाद आप जानिएगा कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है, मतलब टेबुलर फॉर्म क्या होता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए, जो रोस्टर फॉर्म है, पहले आप एक अच्छी सी हेडिंग डाल लीजिए, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है वो होता क्या है। तो यहां पर आप लिखेंगे कि इन दिस फॉर्म ठीक है, इन दिस फॉर्म, ठीक है, द सेट इज डिस्क्राइबिंग ठीक है, डिस्क्राइबिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, डिस्क्राइबिंग ऑफ एलिमेंट्स। कैसे डिस्क्राइब करते हैं? पहली बात तो कॉमास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमास, एलिमेंट्स। यहाँ पर सेपरेटिंग लिख लो पहले, सेपरेटिंग। ठीक है, सेपरेटिंग होनी चाहिए, कॉमास होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। और कॉमा के बाद यहाँ पर होना चाहिए इन, कौन सा ब्रैकेट? इन ब्रैकेट इस ब्रैकेट में। ठीक है, ये होना चाहिए। ओके, मतलब रोस्टर फॉर्म क्या है? इन दिस फॉर्म द सेट इज डिस्क्राइबिंग है ये। ठीक है, डिस्क्राइबिंग ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटिंग कॉमास। ठीक है, विद इन लिख लो यहाँ पर, कॉमास विद इन ब्रैकेट्स। मतलब ये जो होना चाहिए, ये पहली बात सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और दूसरी बात कि ये कॉमा के बीच में होना चाहिए और इस ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। कैसे? मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर एग्जांपल कि द सेट ऑफ 5 इवन ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसको किस तरीके से होगा? पहली बात तो जो सेट होता है वो ऐसे डिनोट होता है। ठीक है, ये बराबर करना है, इसमें ये करली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से करली ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपको 5 इवन नंबर देखना है। तो इवन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया और फिर 10 हो गया। ठीक है,
तो ये मेरे क्या हैं, ये मेरे 5 इवन नंबर्स हैं। तो इसको इस तरीके से, अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, इसको फर्स्ट मान लो कि ये मेरा पहला है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इस तरीके से कह दूं तो कहने का मतलब द सेट मतलब एस ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से डॉट डॉट लगा सकते हैं कि आगे भी है, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, या आप बोल सकते हो इसे हम टेबलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज जब ये पढ़ेंगे आप दोबारा फिर से रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको जब दूसरा पढ़ेंगे आप, ठीक है, अगला लेक्चर देखेंगे तब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप आगे भी पढ़ पाओगे, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।